हेलो व्यूअर्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर हम्माद। आज का टॉपिक मैट्रिक क्लास के लिए होने वाला है। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 1 है। उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आपको नजर आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की जरूरत है कि इक्विलिब्रियम कहते हैं किसे। इक्विलिब्रियम कहते हैं कि मोस्ट स्टेबल स्टेट। अब मोस्ट स्टेबल स्टेट किसे कहेंगे? बैलेंस हो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हो। उस सिचुएशन को अगर इंसान के लिहाज से कहें तो हम स्टेबल कहेंगे, ठीक है। जैसे आपके नानी का घर होता है जहाँ पर आपकी मोस्टली ज़्यादातर लोगों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है, तो हम उस जगह को क्या कह सकते हैं? मोस्ट स्टेबल स्टेट। या फिर कोई ऐसी पोजीशन कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो। जैसे कि हमारा सीसॉ झूला होता है, वहाँ पर अगर जैसे सपोज दैट ये हमारा सीसॉ का झूला है और यहाँ फलक्रम है, तो क्या होगा? अगर यहाँ 10 kg वेट रख दें और यहाँ 10 kg रख दें तो ये किस कंडीशन पे आ जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये इसकी बैलेंस कंडीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। तो आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। जब केमिकल अपनी स्टेबल इक्वेशन में होंगे, मतलब इक्वेशन जो होगी वो बिल्कुल बैलेंस होगी, बैलेंस कंडीशन में होगी अपनी, तो उस तरह की इक्वेशन जो है हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने ले लिया लिटिल बिट। उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जैसे कि आप क्लास 9 में भी पढ़कर आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह के होते हैं कि हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, कुछ एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जिनका रिएक्शन करवाने के बाद हम कोई नई चीज़ बना लेते हैं। जैसे बहुत ईजी एग्जाम्पल मेरे पास एक है, सोडियम ग्रुप 1A का एलिमेंट होता है हमारा, ठीक है। उसका हम रिएक्ट करवा देते हैं क्लोरीन से। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड, नमक बन जाता है। तो मतलब दो चीजें हमने यूज करी, उनको हम क्या कह रहे हैं? रिएक्टेंट, जिन्हें हमने केमिकली रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के जब तीसरी चीज बन गई तो जो चीज बन गई उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। इट्स मीन दैट कि स्टार्टिंग में कोई चीज हमने ली बनाने के लिए, जो बनाने के लिए चीज ली, जो कंपाउंड्स लिए, उन्हें रिएक्टेंट कह रहे हैं, और जो बनकर आ गया उसे क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट कह रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी सी बात थी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? बहुत आसान सी बात है। रिएक्शन को अगर हम स्किप कर दें वर्ड को, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज रिवर्स ना हो सके। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं एक पेपर लेता हूं, जैसे नोटबुक है आपकी, नोटबुक का पेपर है, उस पेपर से हम क्या करते हैं? उस पेपर को जला देते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं, ठीक है, वो जल गया, राख हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको दोबारा ठीक करके दो, तो आप कहोगे सर ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं हो सकता। बट यहाँ पर एक, अगर मैं आपसे दूसरी बात करूं कि आपको मैं पानी दे दूं, पानी को मैं कहूं बेटा आप इसको फ्रीज कर दो, आप फ्रीज करके उसको किस कंडीशन में ले आओगे? सॉलिड कंडीशन में ले आओगे, ठीक है। आप सॉलिड कंडीशन में आइस मेरे पास ले, अब मैं कह रहा हूं आपको कि बेटा ये सॉलिड कंडीशन में तो आप ले आए, एक काम करो इसे दोबारा लिक्विड कंडीशन में ले जाओ। तो आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे? उसे हीट दोगे। हीट देने से क्या होगा कि वो वापस अपनी लिक्विड कंडीशन में आ गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझ आ रहा है कि हमने पानी को फ्रीज किया, फ्रीजिंग पॉइंट उसका जो था वो दिया, तो क्या वो फ्रीज होके सॉलिड स्टेट में आ गया। और जब हमने उसे हीट दी तो वापस अपनी कंडीशन में आ गया। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिवर्स हो सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिवर्स नहीं हो सकती। यहाँ पर एक एग्जांपल और मैं ऐड करूंगा, प्लास्टिक की। आपने सुना है कि गवर्नमेंट आज दिन कहती है कि प्लास्टिक को बैन कर दें। तो प्लास्टिक को बैन करने की रीजन क्या होती है? उसके पीछे वजह भी तो कोई ना कोई होगी। तो वजह वो ये बताते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन प्लास्टिक की वजह से नहीं बढ़ता। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये स्टेटमेंट 50% सही है और 50% गलत है। कैसे सही है और कैसे गलत है? प्लास्टिक प्लास्टिक दो टाइप का है हमारा, एक है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैं लिखता हूं यहाँ पर उनकी स्पेलिंग्स, ठीक है, यहाँ समझिएगा। प्लास्टिक हमारा कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, एक ये टाइप है हमारी, और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस है? क्यों मैंने एग्जांपल दी? तो बायोडिग्रेडेबल बेटा वो प्लास्टिक होता है कि जो जमीन में जाके डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा वो प्लास्टिक होता है जो जमीन में जाने के बाद हजारों साल तक रहता है और उस जमीन की जगह को खराब कर देता है। मतलब फर्टाइलिटी जो होती है, जो उसकी जरखेजी होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है जमीन की कि वो कोई पौधा उगा सकती है, वो उस क्वालिटी को खत्म कर देता है। इस वजह से गवर्नमेंट आज दिन कहती है कि प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए। जबकि मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, और या फिर दूसरे लोग भी मशवरा देना चाहेंगे, क्या कि प्लास्टिक को बैन करना जरूरी नहीं है।
कौन से प्लास्टिक को जो है बेंड करना जरूरी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जाकर जमीन में डिकम्पोज नहीं होता उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको बेंड कर देना चाहिए। और वो प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब जमीन में जाके डिकम्पोज हो जाता है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। इस तरह की चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाया था तो उस पर लिखा हुआ था 100% रिसाइकल्ड, मतलब ये था कि उस प्लास्टिक की बोतल को दोबारा रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है, ठीक है। एक तो रिसाइकिल कर दें तो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो खराब होकर जमीन में चले जाए, वो डिकम्पोज हो जाए तो भी ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आए, रिवर्सेबल का मतलब वो कि जिसे हमने यूज कर लिया और वापस से दोबारा हम उसकी फॉर्मेशन कर सकें। वैसे ही जैसे हमने बर्फ की एग्जांपल ली, पानी की एग्जांपल ली, पानी से बर्फ बनाई, बर्फ से दोबारा हमने पानी बना लिया। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ली इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या था कि सपोज दैट कि हमने क्या करा, एक कागज लिया, कागज मतलब नोटबुक का पेपर लिया और उसको आग लगा दी। जलने के बाद क्या हुआ, वो दोबारा अपनी कंडीशन में वापस नहीं आ सकता, इसीलिए मैं उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कह रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद एक और चीज आती है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन क्या होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं कि सपोज दैट हमने कोई रिएक्टेंट यूज करे, रिएक्टेंट यूज करने के बाद हमने उससे कुछ बना लिया, क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। एक गैस होती है जिसको कहलाती है अमोनिया गैस। वो कैसे बनती है? हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं और क्या बन जाती है? अमोनिया गैस बन जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, तो आप बात समझिएगा। ये वाली साइड हमारी क्या हुई? ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमने यूज करे, रिएक्टेंट यूज करने के बाद जो बनकर आता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्टेंट यूज करे, रिएक्टेंट यूज करके क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो हाँ, आई नो दैट कि आपको बैलेंस नजर नहीं आ रही होगी, अभी बैलेंस भी कर लेते हैं। लेकिन अभी बताने का मकसद क्या था? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहलाएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने यूज करते हुए इनकी गैसेस को एक तीसरी गैस बना ली जो कहला रही है हमारी अमोनिया। अब बैलेंस कैसे हो सकती है? बहुत आसानी से बैलेंस हो सकती है ये। अगर आपने मेरी बैलेंस इक्वेशन की वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ठीक है, जाकर देख लिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बैलेंस हो गई या नहीं हुई? नहीं है बैलेंस। क्या करना था हमें यहाँ पर? अभी N2 प्लस H2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ मैंने 3 ऐड कर दिया। अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन को। N2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2N मौजूद है, मतलब नाइट्रोजन 2 टाइम है। 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस हो गई। खैर यहाँ बैलेंस बताना मकसद नहीं था कि बैलेंस कैसे होती है, वो मैं बता चुका हूँ। जस्ट ये इक्वेशन बताना मकसद था कि रिएक्टेंट यूज करते हुए हमने क्या बना लिए? प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट था, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या? रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यूज करे, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपके पास दो हाथ हैं, एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ हमें जाता हुआ ये नजर आ रहा है। थर्ड वन, इनिशियली रेट इज फास्ट। मतलब कि जब शुरू में बनना शुरू होगा कोई भी चीज, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे शुरू में, स्टार्टिंग में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में। रेट का मतलब होता है स्पीड, रफ्तार। इसकी रिएक्शन की रफ्तार जो है शुरू में क्या होगी? फास्ट। फास्ट मतलब तेज होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में तेज होगी, बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर स्लो होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये रिएक्शन जब शुरू होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा N2 और H2 का आपस में बॉन्डिंग करना, केमिकल रिएक्शन करना, तो स्टार्टिंग में बहुत तेज होगा और आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा। ये तीन बातें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने पढ़ा, उसी का अपोजिट हम किस में पढ़ेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन में पढ़ेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है हमारा? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बैकवर्ड रिएक्शन को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें जो है हमारी रिवर्सेबल है और कुछ इरिवर्सेबल है। तो ये वाला रिएक्शन जो हमने लिखा था ना, ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब ये है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूज करते हुए हम गैस बना सकते हैं अमोनिया, और एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अमोनिया गैस से वापस हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो। तो पहला रिएक्शन हमने क्या पढ़ा? फॉरवर्ड पढ़ा, जिसमें हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को यूज करते हुए क्या बना लिया? NH3 बना लिया, मतलब अमोनिया बना लिया, ठीक है। और
नेक्स्ट थर्ड वन, सेकंड वन क्या हो रही है हमारी बात कि अमोनिया गैस को यूज करते हुए हम क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। अब एक चीज है, यहाँ पर हमने तीन बातें पढ़ी थी, ठीक है, इन तीनों बातों को अपोजिट कर देंगे, ठीक है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी दो आप खुद जहन में लाने की कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, और अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको खुद से बताऊंगा। ये होमवर्क है आपका। इनिशियली रेट इज फास्ट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था फॉरवर्ड रिएक्शन में तो वो फास्ट था, उसकी स्पीड तेज थी और आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया था। इसी का अपोजिट कर लेंगे बैकवर्ड रिएक्शन में, तो क्या होगा, इनिशियली रेट इज स्लो, गुड। इनिशियली स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू होगा तो वो शुरू में क्या होगा, स्लो होगा, बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, नो फास्ट, फास्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों लाइंस जो है आपने मुझे बतानी है कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होता क्या है बेसिकली कि इस रिएक्शन को हम सम अप करके भी लिख सकते हैं। सम अप करने का क्या तरीका होता है, तो बहुत आसान है। देखें, ये वाला एरो जब हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, तो किस कंडीशन में था, जो ये वाली कंडीशन थी हमारी, तो इसको हम कह रहे थे फॉरवर्ड, ठीक है, और इस वाली कंडीशन को हम कह रहे हैं बैकवर्ड। बट जब सम अप करके हमें दोनों रिएक्शन को लिखना होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे, बहुत आसान है, इसका बेस समझ लें आप ये, क्योंकि एक एमसीक्यूज आ जाता है। एमसीक्यूज क्या आ जाएगा, सपोज दैट इस तरह की इक्वेशन आपकी लिख दी है, इक्वेशन लिख दी और अब आपसे पूछ लिया कि ये रिएक्शन रिवर्सेबल है या नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो फर्स्ट वाला एरो ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है या बना लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और सेकंड वाला एरो जो है हमारा वो शो कर रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी वापस बना सकते हैं। तो यहां पर आपको एक बात समझ आ रही है कि ये फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है। जो गाड़ी सीधी भी जा सकती है, ठीक है, और पीछे भी ऐसे ही आ सकती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये रिवर्स हुई है, ठीक है। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये रिवर्स एबल है, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, आपके सामने मौजूद है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं ग्राफ की तरफ आगे बढ़ूंगा और ग्राफ बहुत इजी है, आराम से आपको समझ में आएगा। और एक चीज समझ लें सबसे पहले, ग्राफ जो होता है ना, आपको चीज को इजी करके समझाने के लिए होता है। आप क्या सोच रहे होते हैं कभी कभी कि नहीं ये तो कोई टेंशन है, नहीं हो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, इजीली आपको समझ में आएगी। तो बात समझिएगा, रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, जो चीजें हम यूज करते हैं कुछ बनाने के लिए, ये रिएक्टेंट था हमारा, ठीक है। और जो बनकर आ जाता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब मैं आपको कहता हूं कि मैंने कोई चीज बनाने का सोचा, ठीक है, बनाने का सोचा मैंने, सपोज दैट मुझे क्या करा, मैंने कोई चीज पकानी थी, मैंने बीकर रखा, ठीक है, और नीचे से मैंने इसे गैस जो फ्लेम है वो दिया, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल दिए और गैस जो फ्लेम देना था वो मैंने नहीं दिया, तो कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि टाइम जो है हमारा, जो हमारा वक्त है वो जीरो है। जब टाइम नहीं गुजरा तो प्रोडक्ट कुछ बना होगा, कुछ नहीं बना होगा, रिएक्टेंट जैसे थे वो वैसे ही होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट हमारे बहुत ज्यादा होंगे, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन समझिएगा क्या होता है, सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ पानी की और जामेश्री की, जामेश्री आपने देख रखा है, या फिर शहद ले लें। पानी और शहद दोनों को अगर मैं फ्लो कराऊं, ठीक है, किसी सरफेस पे फ्लो कराऊं, तो जल्दी स्पीड से कौन चला जाता है, ठीक है, या फिर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह जब ऐसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो शहद क्या होता है, एंड तक गिर रहा होता है और एक लाइन बनी हुई होती है। क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि वो गाढ़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाली बात आई थिंक कंसंट्रेशन समझ में आ गई होगी आपको। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, कब मैक्सिमम होती है, जब उसने रिएक्ट ही नहीं किया होता। जब रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाना शुरू करता है तो फिर क्या होता है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन कम होती हुई नजर आती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट क्या करता है हमारा, प्रोडक्ट स्टार्ट में तो नहीं होता, जाहिर है कोई चीज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्टार्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो बनना शुरू होती है, उसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों सेम हो जाएंगी। तो जिस पॉइंट पर दोनों सेम हो जाएंगी उस पॉइंट को कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने स्टार्ट में बताया था, मोस्ट स्टेबल, जब कोई चीज बैलेंस हो जाए, ठीक है, बैलेंस में मौजूद हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बैलेंस में आ जाते हैं, दोनों एक नॉर्मल स्पीड से जो है रिएक्शन चल रहा होता है हमारा, तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। डायनामिक क्यों, क्योंकि मोशन में तो होता है ना,
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो एक स्पीड पे पहुंच गया कि रिएक्टेंट जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से रिएक्टेंट बन रहा है, तो दोनों बैलेंस हुए हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, नजर आ रहे हैं, इसी वजह से हम उस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कह रहे हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हम डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की तरफ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।